अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच बुधवार को व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने तीखी बहस हुई। ट्रंप ने आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों को नरसंहार किया जा रहा है। ओवल ऑफिस में मीटिंग के दौरान ट्रंप ने एक वीडियो को सबूत के तौर पर दिखाते हुए दावा किया कि साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों को बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है। इसके कारण किसान अमेरिका की ओर भाग रहे हैं। रामाफोसा को इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। हालांकि रामाफोसा ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि नरसंहार के आरोप झूठे हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा, साउथ अफ्रीका में सभी जातियों के लोग हिंसक अपराध से पीड़ित हैं। इनमें अधिकांश अश्वेत हैं। वहां सिर्फ गोरे लोगों को नहीं सताया जा रहा। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट ओलावृष्टि के कारण टर्बुलेंस में फंस गई। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई। प्लेन में सवार सभी 227 यात्री और एयर क्रू सुरक्षित हैं। विमान का नोज कोन यानी कि आगे का हिस्सा टूट गया है। इस वजह से विमान ने दोबारा उड़ान नहीं भरी। अभी तक ये पता नहीं चला है कि विमान के आगे का हिस्सा कैसे टूटा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी वजह बिजली गिरना बताया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की एक और व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट हसन अली उसे दुआ दे रहा है। जवाब में ज्योति उससे पाकिस्तान में शादी कराने की बात कर रही है। ज्योति 1 साल पहले पठानकोट गई थी। उस पर आर्मी कैंट और एयरबेस की रेकी करने का संदेह भी है। ज्योति से NIA 3 दिन पूछताछ कर चुकी है। 22 मई को उसकी रिमांड खत्म हो रही है। उसे हिसार कोर्ट में पेश किया जाएगा। हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार ज्योति पर शक है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रही थी। ज्योति पाकिस्तान में बसे अपने पारिवारिक जड़ों का भी हवाला देती आई है, जिनका परिवार बंटवारे से पहले मुल्तान और बहावलपुर में रहता था। बताया गया है कि उनके दादा मुल्तान और दादी बहावलपुर से थी और विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत आकर बस गया। ज्योति की मां और पिता उनका तलाक हो चुका है और ज्योति वर्तमान में अपने पिता के साथ हरियाणा में रहती है। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति ISI के एजेंट हसन अली के साथ कोड वर्ड में व्हाट्सएप चैट के जरिए संपर्क में थी। इस बातचीत में कई संदिग्ध गतिविधियां और संवेदनशील जानकारियां सामने आई है। खासतौर पर अली हसन ने अटारी बॉर्डर की एक यात्रा को लेकर सवाल किए, जहां उन्होंने जानना चाहा कि वहां किसी अंडरकवर एजेंट को प्रोटोकॉल के तहत अंदर लाने की व्यवस्था हुई या नहीं। ज्योति ने बताया कि उन्हें कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला, लेकिन लगातार उन्होंने अली हसन को जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें कैसे अंदर घुसाना था। ये मामला फिलहाल जांच के दायरे में है और सुरक्षा एजेंसियां इस साजिश के पूरे जाल को खोलने में लगी है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बुधवार को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी सांसदों को विदेश भेजने में तो व्यस्त हैं, लेकिन देश के दुश्मनों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी PM मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधा है। खड़गे ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री ने 72 देशों के 151 दौरे किए हैं। 10 बार अमेरिका का भी दौरा किया है। लेकिन सवाल यह है कि इन यात्राओं से देश को आखिर क्या हासिल हुआ। खड़गे ने तीखे लहजे में कहा कि क्या प्रधानमंत्री का काम सिर्फ विदेश में जाकर फोटो खिंचवाना है। उन्होंने दावा किया कि इतने विदेशी दौरों के बावजूद आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला खड़ा नजर आ रहा है। इस बीच सरकार की ओर से अब तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ वाराणसी में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने गाने में PM मोदी को कायर और जनरल डायर कहा और उनका ये वीडियो पाकिस्तान में बहुत वायरल हो रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने नेहा राठौर के खिलाफ 400 से अधिक तहरीरें दी है। वहीं इन शिकायतों के बाद नेहा ने फिर से PM पर पलटवार करते हुए कहा कि जब खुद 400 पार नहीं कर पाए, मेरे खिलाफ 400 शिकायतें दर्ज करवा दी। कबीर मेरे गुरु हैं और मैं किसी सिकंदर लोदी से नहीं डरती। बेटियों पर बहादुरी दिखाना बंद कीजिए मोदी जी। देश आपकी वीरता जान चुका है। नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी घटना सामने आई है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 142 करोड़ के अपराध की आय का फायदा उठाया है। ईडी की ओर से ASG राजू ने अदालत को बताया कि नेशनल हेराल्ड से जुड़ी संपत्तियां नवंबर 2023 में कुर्क की गई थी, लेकिन तब तक आरोपी ने अपराध की आय का आनंद लिया। उन्होंने आगे कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। राजू ने बताया कि अपराध की आय में अनुसूचित अपराध से मिली संपत्तियां और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियां शामिल हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है और ये प्रक्रिया संपत्ति को अपने पास रखने के दौरान भी जारी रही। इस मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने साफ कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में न केवल मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, बल्कि एक संगीन आरोप भी है। नारायणपुर जिले के अबूजबाड़ जंगल में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। यहाँ हुई मुठभेड़ में 27 नक्सली मार गिराए हैं, जिनके पास से भारी मात्रा में
हथियार बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 1.5 करोड़ रुपए के इनामी बसवा राजू भी शामिल है, जो नक्सली संगठन का महासचिव था। इस दौरान हुई गोलीबारी में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जवान शहीद हो गया। मुठभेड़ दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर की सीमाओं के पास बोटेर इलाके में हुई, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि बसवा राजू वहां मौजूद है। सुरक्षा बलों ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन नक्सलियों ने फायरिंग कर जवाब दिया। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त और दिसंबर 2024 में रायपुर और जगदलपुर में कार्यक्रमों के दौरान नक्सलियों को हथियार छोड़ने की चेतावनी दी थी। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन भी घोषित की थी। इस डेडलाइन के बाद बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज हो गए हैं। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार हुआ है और क्षेत्र में शांति की उम्मीद बढ़ी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट को लेकर तनाव बढ़ गया है। विरोध कर रहे लोगों ने गृह राज्य मंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के साथ हुई झड़प में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। वहीं पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ये विवाद पीपीपी की सिंध सरकार और केंद्र की शहबाज शरीफ सरकार के बीच चल रहा है। शहबाज सरकार चोलिस्तान रेगिस्तान की सिंचाई के लिए सिंध नदी पर 6 नहरों के निर्माण की योजना बना रही है, लेकिन पीपीपी और सिंध के अन्य राजनीतिक दल इस प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह नहर प्रोजेक्ट सिंध के जल स्रोतों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा और क्षेत्रीय अधिकारों का हनन करेगा। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और सुरक्षा बलों को इलाके में कड़ी सतर्कता बरतने के लिए तैनात किया गया है। बांग्लादेश में सत्ता के गलियारों में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। देश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल वकार जमान के बीच तनाव अब खुलकर सामने आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक जनरल जमान जल्द से जल्द आम चुनाव चाहते हैं, जबकि मोहम्मद यूनुस चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। टकराव के बीच सेना प्रमुख ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने शीर्ष कमांडरों की आपातकाल बैठक बुलाई। जानकारी के अनुसार जनरल जमान अब किसी भी तरह की देरी के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि देश की 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां शेख हसीना की आवामी लीग और खालिदा जिया की बीएनपी एक साथ आए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लें। जनरल जमान का मानना है कि देश को राजनीतिक स्थिरता की जरूरत है और उसके लिए पारदर्शी चुनाव अब और नहीं टाले जा सकते। क्या बांग्लादेश एक और राजनीतिक संकट की ओर बढ़ रहा है? आने वाले दिन अहम होंगे। आईपीएल इतिहास में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में सबसे नीचे है। इस सीजन में टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिससे फैंस और दिग्गज नाराज हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने आईपीएल 2026 के लिए बड़े बदलावों की सलाह दी है। उन्होंने सुझाव दिया है कि सीएसके को 7 खिलाड़ियों रविंद्र जडेजा, डेवन कॉनवे, सचिन रविंद्र, आर अश्विन, विजय शंकर, दीपक हुड्डा और राहुल त्रिपाठी को रिलीज करना चाहिए। जडेजा के खराब प्रदर्शन और बैटिंग पोजीशन की आलोचना की गई। हालांकि चोपड़ा ने डेवाल्ड ब्रेविस की तारीफ की। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। इस बार कुल 750 श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर रवाना होंगे। लिपुलेख मार्ग से 250 श्रद्धालु 50-50 के 5 बैग में यात्रा करेंगे, जबकि सिक्किम के नाथुला मार्ग से 500 श्रद्धालु 10 के बैच में भेजे जाएंगे। सभी चयनित यात्रियों को मैसेज और ईमेल के जरिए जानकारी दी गई है। यात्रा की शुरुआत 30 जून से होगी। बता दें कि कोविड-19 महामारी और डोकलाम विवाद के चलते ये यात्रा 5 सालों से स्थगित थी। कोरोना वायरस एक बार फिर से दुनिया में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने लगा है। हालात वैसे गंभीर नहीं है जैसे पहले थे, लेकिन कुछ देशों में इसके मामलों में अचानक तेजी से चिंता जरूर बढ़ गई है। सबसे ज्यादा असर इस बार ब्रिटेन में देखा जा रहा है, जहां कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या सिर्फ एक हफ्ते में लगभग दोगुनी हो गई है। ब्रिटेन सरकार के ताजे आंकड़ों के अनुसार 2 मई को खत्म हुए सप्ताह में 101 लोगों की मौत कोविड-19 से हुई है, जिनका उल्लेख डेथ सर्टिफिकेट पर किया गया है। ये संख्या पिछले हफ्ते के मुकाबले 65% ज्यादा है। इससे पहले जनवरी में एक सप्ताह में 111 मौतें दर्ज हुई थी। हालांकि आंकड़े अब भी नवंबर 2023 में आए 273 साप्ताहिक मौतों के मुकाबले कम है, लेकिन अचानक आई ये बढ़त चिंता पैदा कर रही है।